हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक क्विक रिवीजन लेकर आए हैं इस वाली बुक का जो आपके सामने है। ठीक है, पर्यावरण समाजशास्त्र की। अगर आपके पास है तो डेफिनेटली पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें मैं जो चैप्टर्स हैं सारे जल्दी जल्दी से करा दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में कुछ आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इवन आंसर तो लिख पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका, जिसका नाम है पर्यावरणीय समाजशास्त्र, प्रकृति और संभावनाएं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है ज़रूर, इस वाले में से। ठीक है जी, पर्यावरण समाजशास्त्र में से, क्योंकि बुक का नाम ही पर्यावरण समाजशास्त्र है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो बनता है इसके ऊपर। ना है वो अलग बात है, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें की संभावना है, जो आने की संभावना है, उसको हम कवर करें। ठीक है, तो पर्यावरण समाजशास्त्र, तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने बताया था आपको कि पर्यावरण मतलब और समाजशास्त्र का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों को साथ में लाने का मतलब क्या है कि यानी कि मनुष्य, यहाँ पे हम पढ़ते हैं मनुष्य के बारे में, है ना, समाज के बारे में और संरचना, ये सब यहाँ पे पढ़ते हैं हम। नेचर के बारे में, पेड़ पौधे, जीव जंतु, है ना। तो जो मनुष्य ने जो प्रकृति को दिया है, क्या दिया है, ग्लोबल वार्मिंग दी है। ठीक है, और ओजोन का जो उसमें से जो ख़राब हो गई है ओजोन परत, उसमें छेद हो गया है वो, यानी कि नुकसान, प्रकृति को नुकसान दिया है इंसानों ने। तो इसीलिए हम इसको इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर। होप समझ में आया होगा। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा रखा है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, प्लेलिस्ट का पूरी ही जाके देख लेना। इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि क्या क्या हो सकता है ना। क्या हो सकता है यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने, जैसे कि वैश्विक परिवर्तन, मृदा प्रदूषण, ओजोन परत, जीव विज्ञान का ह्रास, ठोस कचरा, अम्ल वर्षा और जल स्तर में गिरावट। ठीक है जी, और जो औद्योगिकरण और शहरीकरण, वैश्वीकरण के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो तो है ही। इसका क्वेश्चन ये था, यहाँ से आया था, औद्योगिकरण का उद्भव पूछ रहा था, पर्यावरण समाजशास्त्र का उद्भव। तो उद्भव तो बताना ही था, इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब उस टॉपिक के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन कम होती है, तो हम इस तरीके से आंसर्स लिखते हैं। हमेशा बोलता हूँ, आगे चलते हैं, अगर एक ही चैप्टर पर बढ़ाते रहे ना तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब कम जल्दी नहीं हो पाएगा ना। तो सेकंड आगे आपका यथार्थवाद और रचनावाद। तो इसका भी मैंने क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ था यथार्थवाद और रचनावाद के बारे में। तो यथार्थवाद मतलब वो होता है, यानी कि वो लोग जो कि जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं, है ना। जैसे कि कोई साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट क्या करते हैं, आत्मा और जो भगवान होते हैं उन पर विश्वास नहीं करते। वो किस पे विश्वास करते हैं, जो दिखता है ना, जो दिखता है उस पर विश्वास करते हैं। रचनावाद क्या होते हैं, रचनावाद वो लोग होते हैं जो कि किसी की बातों को विश्वास कर लेते हैं, बातों पर विश्वास कर लेते हैं उनके फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, है ना, कि ये होता है, ये फैक्ट है, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, पता नहीं कहाँ देखा गया है, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी भी बात पे विश्वास कर लेते हैं। पर ये वाले लोग ऐसे ही किसी पे विश्वास नहीं करते, ये देखते हैं चीज़ों को, है ना। यानी कि जो जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि ये बुक है, अब इसको मैं छू सकता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ है ना, क्योंकि ये मैं यथार्थवादी हूँ। अगर कोई बोलेगा कि ये बुक है, अगर मेरे पास ये बुक नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि ये बुक है। ठीक है, तो ये रचनावादी होते हैं जो कि मान लेते हैं ठीक है, होगी शायद, है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है, क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन आंसर मैंने करा रखे हैं, वो जाके देख लेना। ये क्विक रिवीजन था पूरे, मुझे चैप्टर के नाम से आपको बताना है कि उसके अंदर क्या है। ठीक है जी, मुख्य अवधारणा, इसके अंदर तो खैर क्या ही मिलेगा मुख्य अवधारणा के अंदर, इसको हम लीव करेंगे। जो कुछ अगर लगेगा मुझे तो बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है, पारिस्थितिक सम्मिश्रण, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, PYQ लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देख रहे हो क्या आप। तो ये भी करा रखा है मैंने, जाके देख लेंगे प्ले लिस्ट में, लिंक जो मिल जाएगा आपको, एक ही लिंक होगा, उसी में ही सब कुछ, सारी जो है खिचड़ी बना रखी है मैंने, मिल जाएगी। तो एक यूनिट नंबर 4 आ गया है, सामाजिक परिस्थितिकी के बारे में पूछ रहा है। यानी कि अभी हमने परिस्थिति के बारे में पढ़ा है नहीं, तो परिस्थितिकी का मतलब पहले समझ लो। परिस्थिति का मतलब होता है इको सिस्टम या कह लो पर्यावरण, नेचर। ठीक है, एक परिस्थिति का मतलब यही होता है।
उसके अलावा यहाँ पे हम पढ़ते हैं सामाजिक परिस्थिति के बारे में। सामाजिक मतलब समाज यानी कि जो लोग होते हैं, ग्रुप होता है, ठीक है, उसको हम समाज कहते हैं। जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जिनको हम मतलब वैसे ही जानते हैं, है ना, राम दुआएं होती है उनसे, तो वो हमारा समाज होता है। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं जो हमें जानते हैं, या शायद हमारी एक ही जाति के हो, ठीक है, सेम कास्ट के हो, तो वो हमारे समाज के अंदर आता है। सामाजिक परिस्थिति का मतलब होता है यानी कि समाज के साथ जो पर्यावरण के संबंध है उसके बारे में ये बताता है हमको, है ना। नेचर के साथ जो हम लोगों के, हमारे जो समाज है उनका क्या धर्म है, वो किस तरीके से उसको लेते हैं, यानी कि नेचर को। हमारे समाज में क्या होता है, इंडिया में बताऊं तो हम नेचर को पूजते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। पेड़ पौधों को देखा होगा आपने, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, और अग्नि जो होती है उसकी पूजा करते हैं। यानी कि हम जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, उस मोस्टली चीज़ों की हम पूजा करते हैं, है ना, अगर हम अपने समाज में देखें। पर उसके चक्कर में हम काफ़ी सारे नुकसान भी करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। यानी कि अब आप पानी को देख लो, गंगा नदी को कितनी प्रदूषित है, ठीक है, यमुना नदी को देख लो कितनी ज़्यादा गंदी है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें, है ना। इसके चक्कर में हम उनको आस्था तो रखते हैं उनके बारे में, लेकिन उन चीज़ों को हम ध्यान नहीं रखते, ठीक है। पूजना ही सब कुछ नहीं होता। पूजने का मतलब क्या था, पूजने का मतलब ये था कि चीज़ों को हम ख़राब ना करें, पेड़ पौधों को हम काटे ना, पानी को हम साफ़ रखें, है ना। पूजने का मतलब तो यही था, लेकिन अब लोगों ने उसको गलत कर दिया है, उसका गलत मतलब निकाल लिया है। एक और था यहाँ पे क्वेश्चन, इसमें से भी कराया था मैंने, ट्रेडमिल के बारे में। उत्पाद की नीरस दिनचर्या, यहाँ पे देखना, हमें यहाँ देखना है ट्रेडमिल, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ट्रेडमिल, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड ट्रेडमिल। तो बताया था, ये क्वेश्चन में करा रखा है, ठीक है, देख जरूर लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आपको इवन समझ में आ जाएगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं, ठीक है जी। तो ट्रेडमिल एक तरीके से सिद्धांत है, ठीक है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, ये व्यापार के बारे में बताता है, व्यापार को बढ़ाने के बारे में बताता है ना। ट्रेडमिल मतलब एक देश, अगर जैसे कि कोई विकसित देश है ना, अमेरिका है एक तरफ, है चाइना, भारत, और बाकी जो अविकसित देश है, विकासशील देश कहते हैं उनको हम, ठीक है। तो वो है ना विकसित और विकासशील। तो ये अमेरिका क्या करेगा, ये अपने देश में उद्योग ना लगा के चाइना में लगाएगा, या फिर भारत में लगाएगा, या और विकासशील देशों में या गरीब देशों में लगाएगा। तो उसको हम ट्रेडमिल बोलेंगे, यानी कि अपने देश में ना लगा के किसी और देश में लगाएगा। उससे क्या होगा, उसकी देश की जो नेचर है वो बच जाएगा। हमारे देश में जो विकास हो रहा है, अभी तो हो ही रहा है ना, तो वो विकास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है जी। और हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और जो हमारा नेचर है वो थोड़ा ठीक है, और देशों के कंपैरिजन में तो झेल जाएगा कुछ समय तक। तो ये इसकी एक विचारधारा है ट्रेडमिल की, ठीक है। ये कहता है कि किसी और देश में जाके व्यापार करो, और ये क्या बोलते हैं, हाँ, क्या उससे प्राइवेटाइजेशन जो बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, आगे होगा कहीं ना कहीं। नहीं आ रहा यहाँ पे, आ रही है, छोड़ो। हाँ, ये हो रहा है परिस्थितिक आधुनिकीकरण। सब कुछ करेंगे, वैसे मैं कंटिन्यू एक एक बारी बता रहा हूँ सबको, आप सबके बारे में। परिस्थितिक आधुनिकीकरण, तो परिस्थितिक आधुनिकीकरण मैंने इसका मतलब तो बता ही दिया है आपको। आधुनिकीकरण का मतलब आपको पता होगा, मॉडर्निटी। परिस्थिति का मतलब होता है यानी कि नेचर, है ना, नेचर या फिर इकोसिस्टम कहते हैं हम इसको। तो लोग क्या कर रहे हैं, आधुनिकीकरण के चक्कर में नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके संसाधनों का बहुत ही गंदी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। अगर ये शब्द कहीं पे दिखता है तो यू कैन आंसर इजीली, ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन आंसर आप जाके ज़रूर देख लेना, बाकी खुद पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। परिप्रेक्ष्य नहीं पढ़ेंगे वैश्वीकरण के युग में, नहीं। जोखिम, तो यहाँ पे भी ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी देख लेना कि जोखिम का मतलब क्या होता है। जोखिम का मतलब बताता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, कि जोखिम मतलब संभावना, है ना, यानी कि खतरा है नहीं, खतरा हो सकता है किसी चीज़ से हमको, तो इस चीज़ में रिस्क है ना। जैसे कि हम क्या कहते हैं, अपना पैसा लगाते हैं ट्रेडिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, जोखिम होता है ना।
बिजनेस में पैसा लगाते हैं जोखिम होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो पैसा रहेगा या डूब जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जोखिम का मतलब ये है। और जो बीमा वगैरह कराते हैं ना, तो वो उस रिस्क को कम करने के लिए कराते हैं, ठीक है, जोखिम को कम करने के लिए कराते हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे पूछता है ना, वो पूछता है इनके बारे में। ये दिख रहे हैं, उल्ड्रिक बैंक, तो ये बैंक है, पूरा ही बैंक है, ठीक है जी। तो इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा था पिछली साल, जोखिम समाज इनकी पूछा है इनके बारे में। तो ये इन्हीं के बारे में ही सब कुछ लिखा है यहाँ पे, जितना भी है ना इन्होंने बोल रखा है सब कुछ इन्होंने। और इसके अलावा एक और बंदा है, वो कौन है, एंथोनी गिडेंस करके एक विद्वान है, ये भी विद्वान है और वो भी विद्वान है। तो इन दोनों विद्वानों ने मिलके ये जोखिम जो अवधारणा है, जोखिम का जो अर्थ है, जोखिम क्या है, जोखिम समाज क्या है, सब कुछ बता रखा है, ठीक है जी। देख लेना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने करा रखा है क्वेश्चन, उसका सब कुछ बता रखा है, जाके देख लेना एक बार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चीटिंग करने के लिए तो मत देखना यार, ठीक है। कभी कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, वो जेरॉक्स कॉपी निकलवा लेते हैं, ऐसा मत करना, पढ़ के जाओ। पारिस्थितिक नारीवाद और नारीवादी पर्यावरणवाद, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इको फेमिनिज़म को देखना है, ठीक है। इको फेमिनिज़म का मतलब बता दूँ, इको फेमिनिज़म यानी कि नारीवाद यानी कि वुमेन्स, और पारिस्थितिक या को बोलते हैं इकोसिस्टम या फिर पर्यावरण। तो यहाँ पे हमें क्या देखना होता है इको फेमिनिज़म के अंदर, कि नारीवाद जो नारी है, महिला है, उसके नेचर के साथ कैसे संबंध है, किस तरीके से संबंध है, उसको देखना होता है ना। तो सबको पता ही है कि ये इसके बारे में बता रखा है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन जो मैंने लिंक दिया है उसी में मिल जाएगा सारा। राजनीतिक परिस्थितिकी, ये भी आ गया। आप देखो ये शब्द हमेशा आ जा रहा है, तो इनका कहीं पे भी से पूछ सकता है, नारीवाद से पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है, समाज से पूछ सकता है, सामाजिक परिस्थितिकी के बारे में, ठीक है। या 3 में से 2 पूछ सकता है, 2 में से 3 पूछ सकता है, 3 में से 1 पूछ सकता है। तो जैसे ही मैंने वो बताया था, समाज के साथ संबंध कैसे है ये देखना होता है, और नारीवाद के साथ संबंध कैसे है। इसमें राजनीति यानी किसी देश की राजनीति जो है उसके कानून को देखता है कि पर्यावरण के लिए उसने क्या कानून बना रखे हैं, ठीक है, क्या सोच है वहाँ की, जो एक तरीके से पॉलिटिशियंस है उसकी नेचर को लेके। और ये हो रहा है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, एंथ्रोपोसेन युग। तो एंथ्रोपोसेन युग कौन सा युग है, यानी कि जो हम लोगों ने बनाया है उसको एंथ्रोपोसेन बोलते हैं। ये दिख रहा है बड़ा सा मशरूम टाइप का जो ये बादल दिख रहा है, ये परमाणु बम चलाया था उससे बनाई ये, ठीक है। तो ये मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, परमाणु बम, उसी ने इसकी रचना करी है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है, ठीक है जी। परमाणु हथियार पता नहीं क्यों ही बनाया है, क्या ज़रूरत पड़ गई थी ऐसी परमाणु हथियार बनाने की। और ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आया था पिछले साल, पर्यावरणीय न्याय के बारे में, मतलब पर्यावरण न्याय यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, पारिस्थितिकी न्याय के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यही था, पर यहाँ पे घुमा के कुछ और पूछ लिया था, बस न्याय आ गया था, इसमें पारिस्थितिकी लगा दिया था। मैंने बता भी रखा है, यानी कि नेचर ही होता है उसका मतलब भी, इकोसिस्टम का मतलब, और इसका भी आंसर मैंने करा रखा है, जाके देख लेना। मानव जनित युग और जलवायु परिवर्तन, ये तो बेकार है, इसको तो हम करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। वीडियो बड़ी हो गई है, एक चैप्टर और करेंगे, उसके बाद कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रदूषण, तो प्रदूषण यार क्या ही बताऊँ इसके बारे में, आप सब समझदार ही हो, ठीक है। इस पर वैसे मैंने क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है, इसका भी क्वेश्चन हुआ पड़ा है, जाके देख लेना। सारी वीडियोस जो लिंक मिलेगा ना उसमें, जितनी भी है अभी तक की सभी वीडियोस होगी उसमें, सबका लिंक मिल जाएगा। भारत में पर्यावरण नीति, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, क्योंकि बनता है ये क्वेश्चन डेफिनेटली, शायद आया भी था।
तो ये पूछा था कि भारत में जो ग्लोबल वार्मिंग या ये जो है ना अपना सतविकास भारत ने निकाला था, उसके बारे में पूछ सकता है आपसे। तो ये याद करके जाना, सतविकास के अंदर जो भी लक्ष्य रखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे रखे हुए हैं जितने भी लक्ष्य हैं तो सतविकास के अंदर, तो ये याद कर लेना। सतविकास के मॉडल यहाँ पर है, जलवायु कार्यवाही नीति, स्वच्छ ऊर्जा उत्सर्जन तीव्रता, आपदा जोखिम, ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी इसके अलावा क्या है, ये कौन सा चैप्टर है, ये चिपको आंदोलन के ऊपर है, ये भी आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। ये देखो ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम हाँ गंगा नदी या जो पानी होता है उसको भी पूजते हैं। ये जो है दोनों दिख रहे हैं ना आपको, ये जो बंदर दिख रहा है ये मैन था किसका, चिपको आंदोलन का, ठीक है, मतलब कि महानायक नायक जिसको बोलते हैं ना वो। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है नदी के ऊपर, जिसमें कि आदिवासी जो समुदाय था उनको भगाने की कोशिश की जा रही थी, भगाने की कोशिश या खदेड़ने की कोशिश, और कर लिया, वो कामयाब हो गए मोदी जी, ठीक है। वहाँ पर डैम बना दिया सरदार सरोवर, और बस उनको मुआवजा देने के लिए बोला लेकिन मिला नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक था बस हमारा सफ़र, ठीक है। ओके बाय।